और बुलेटिन में सबसे पहले बात जालोर की, जहां पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, जिस पर पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठियां चलानी पड़ी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे लोग बेकाबू हो गए। बता दें कि आज महेंद्र सिंह धोनी अपने एक दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे, जहां उनका गुजरात राजस्थान के बॉर्डर नैनवा सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात वो सड़क मार्ग से जाखल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भामाशाह द्वारा निर्मित विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। धोनी करीब आधे घंटे तक कार्यक्रम में रुकने के बाद सड़क मार्ग से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। कुछ समय पहले की बात है, तो ये जालोर की तस्वीरें हैं और ये सभी प्रशंसक थे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के। महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए पहुंचे थे। वो एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सड़क मार्ग से जालोर पहुंचे थे और यहां पर लोग धोनी की एक झलक पाने के लिए इनको लाठियां तक खानी पड़ी। जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। जालोर की ये तस्वीरें और स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर धोनी के कार्यक्रम में कोहराम मचा हुआ है और दूसरी तस्वीर विद्यालय के लोकार्पण की है और तीसरी बॉर्डर नैनवा सीमा पर उनका स्वागत किया गया। ये तीनों तस्वीरों में धोनी को आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कार्यक्रम में कोहराम मचा, और जालोर से हमारे संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बात करते हैं। पूरा मामला क्या था हरिपाल, जब भीड़ जो वहां पर धोनी को देखने के लिए पहुंची, भीड़ बेकाबू कैसे हुई? क्या भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया था? जी निश्चित तौर पर जैसे धोनी फिर तो सातोर तो दाखल गांव की जो दूरी थी वो 15 किलोमीटर थी और जगह जगह उनका स्वागत हुआ था और उसी दरमियान शहर से भी भीड़ जुट गई साथ में। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पता चला तो वहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचे। जहाँ कार्यक्रम स्थल था वहाँ पुलिस का पूरा बंदोबस्त था और जहाँ उनका धोनी का स्टेज था और स्टेज और करीब जो सभा स्थल था उसमें करीब 50 फीट की दूरी तय की गई थी। बावजूद इसके कई लोग दूर से फोटोग्राफी और सेल्फी लेते रहे और धोनी ने जैसे हाथ ऊपर करके उनका अभिवादन किया तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गई। तो उस दरमियान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इस दरमियान धोनी भी काफी असहज महसूस हुए और उन्होंने अपना अभिवादन स्वीकार करते हुए अनंत आनंद में करीब 25 मिनट वहाँ मंच पर रुके और उसके बाद पुनः अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। जी हरिपाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जोधपुर में कन्वेंशन सेंटर की जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले जेएनयू के छात्रों ने विरोध किया और अब जब राज्य सरकार ने महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कन्वेंशन सेंटर बनाने की कवायद शुरू कर दी तो कॉलेज की छात्राएं आंदोलन पर उतर आई हैं। आज महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज की 40 बीघा जमीन जेडीए से वापस कॉलेज को देने की मांग की। 40 बीघा ज़मीन जो है हमारे परिसर की वो सरकार जेडीए द्वारा ले ली गई है और वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कॉलेज की ज़मीन है वो हमें मिले, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारी खेल कूद की प्रतियोगिताएं करते हैं। हमारा कॉलेज परिसर ऑलरेडी बहुत छोटा है सर, तो हमारे कॉलेज में 2 और नए सब्जेक्ट्स भी खुलने वाले हैं। तो भविष्य में हमारे कॉलेज को अगर हमें बढ़ाना पड़ा तो वो ज़मीन उस चीज़ में भी हमारे काम आएगी। तो सर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें न्याय मिले और हमें हमारी ज़मीन वापस। और अब बात बीकानेर की, जहां एक चोर चोरी करने के लिए डॉक्टर बन गया और पीबीएम ट्रॉमा सेंटर से बैग चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और चोर की तलाश में जुट गया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि एक डॉक्टर की तरह चोर अंदर आता है और बड़ी सफाई से बैग उठाकर चलता बनता है। आसपास के मरीजों को जरा भी शक नहीं होता कि डॉक्टर नहीं, वो एक चोर है। जोधपुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस बार मंगरा पूजला स्थित एक ज्वेलर के घर से चोरी का मामला सामने आया। चोर 10 लाख रुपए और 700 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। दरअसल गांधीनगर में रहने वाले ज्वेलर विजय सोनी का परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर था। पीछे से चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ा, वारदात को अंजाम दिया। मंडोर थाना पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही। और वो घर से ससुराल गए थे, वो वापस आए तो देखा लोग टूटा हुआ था। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं फिर इधर आया। अच्छा, कितना माल ले गए चोर? अब 10 लाख रुपए केस थे, 700 ग्राम का सोना था। सुबह 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अपने गांधीनगर में विजय प्रकाश सोनी है, उनके घर में कुछ चोरी हो गई है। ये लोग सोमवार को सुबह हॉस्पिटल गए थे घर पे लॉक करके। आज सुबह इनकी वाइफ आई, उन्होंने चेक किया तो घर में कुछ 10-1 लाख करीब कैश और कुछ ज्वेलरी बता रहे हैं, जिसका एस्टिमेट अभी लगा रहे हैं। तो चोरी हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लिया, अनुसंधान जारी। बाड़मेर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां टैक्सी चलाकर मजदूरी करने वाले एक युवक को आयकर विभाग ने 4,89,00,000 का नोटिस थमा दिया। हैरान युवक का कहना है कि वो मजदूर है और गांव में ऑटो रिक्शा चलाकर हर महीने 8 से 10 हजार रुपए बमुश्किल कमाता है। ये टैक्स वो कैसे चुकाएगा? पीड़ित का आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम जीएसटी फर्म मैसेज एसएलवी इंटरनेशनल का पंजीकरण बनवाया है। इस फर्म से 32,63,65,440 रुपए का गलत तरीके से किया गया, जिसका जीएसटी 4,89,00,000 रुपए का गलत बोझ उस पर डाल दिया गया है। पीड़ित ने 19 फरवरी को बाखासर थाने में धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से फर्म बनाकर करोड़ों के लेन देन की अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन 12 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मरुधरा में मधुशालाओं के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई। ई नीलामी के पहले चरण में आज प्रदेश भर की 1,669 शराब की दुकानों के लिए बोली लगाई जा रही है। हालांकि इनमें से 39 दुकानों की नीलामी के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। वहीं 461 दुकानों के लिए सिंगल बीडर ने ही आवेदन किया है। यानी पिछले सालों की तुलना में इस बार शराब के ठेकों को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये 5 चरणों में ई नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। 3, 4 और 5 मार्च को, 9 और 10 मार्च को। ई नीलामी की दिवस से एक दिन पहले तक व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जा सकता है और आवेदन फीस और ईएमडी जमा कराई जा सकती है। ये प्रक्रिया 12 फरवरी से लेकर के और ई नीलामी दिवस से एक दिन पहले तक है। आज 3 मार्च को जो प्रथम चरण की जो ई नीलामी है वो शुरू होगी, जिसमें 1669 मदिरा की दुकानें हैं। टोटल राज्य में 7,665 दुकानें हैं और अभी तक राज्य में लगभग 30,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में और भी इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अप्लाई करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की ओर से आज ट्रेनिंग दी गई। इसमें राजस्थान के 42 ऑब्जर्वर शामिल हुए। इन सभी को भी ट्रेनिंग दी गई, जिससे इनको वोटिंग कराने में मदद मिलेगी। मीटिंग के बाद राजस्थान कैडर के अधिकारी वी श्रीनिवास ने बताया कि ऑब्जर्वर को उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। तो ये आज जो ट्रेनिंग था, तो ये इलेक्शन ब्रीफिंग कहा जाता है। इसको इलेक्शन कमीशन का ब्रीफिंग होता है। तो इसमें ऑब्जर्वर्स का ड्यूटी के बारे में सबसे पहले बात बताया जाता है। फिर एक एक कार्यक्रम एक एक स्टेट के अनुसार भी कुछ चीज़ें बताया जाता है। जैसे अभी असम का है, वेस्ट बंगाल का है, तमिलनाडु का है, केरला और पांडिचेरी। तो वहाँ जाने वाले के लिए क्या क्या खास चीज़ें होती है तो वो बताया जाता है आज की जो ट्रेनिंग में। तो लास्ट में कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, आके हमको ब्रीफ करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बस इलेक्शन कंडक्ट करने के ऊपर है। और कुछ नया तरीका जो भी इलेक्शन कमीशन ने इस बार अपनाया, जैसे कि 80 साल उम्र के ऊपर के जो वोटर्स के लिए उन्होंने पोस्टल बैलेट अपनाया। डिसेबल्ड का जो बंदे के लिए, उनके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट इस बार चालू करवाया। नया नया जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बारे में भी आज बताया गया है। ऑब्जर्वर्स की
सारे जो प्रोसेसेस हैं, सारे जो पहलू हैं इलेक्शन की ड्यूटी में जो ऑब्जर्वर्स की हैं, उन सब के बारे में डिटेल में ब्रीफिंग हुई। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के संबंध में कब पहुंचना है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, और हमारे दायित्वों के बारे में संपूर्ण तरीके से ब्रीफिंग किया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, गहलोत सरकार पर निशाना साधा, बेरोजगारों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। हर साल लाखों नौकरियां देने का वादा सिर्फ धोखा है। युवाओं के सपनों पर कांग्रेस ने कुठाराघात किया। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, वादा था हर साल लाखों नौकरियां देने का, लेकिन दिया सिर्फ धोखा। एईएन की मुख्य परीक्षा दिसंबर 2019 में आयोजित कराई गई, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के सपनों पर कांग्रेस सरकार का ये कैसा कुठाराघात है। राजस्थान में ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकार की लापरवाही के चलते मझधार में अटकी हुई हैं, जिससे छात्रों में निराशा का माहौल है और कई युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। अतः सरकार को यथाशीघ्र एईएन परीक्षा का परिणाम जारी कर छात्रों को राहत प्रदान करनी चाहिए। विधानसभा में 1 मार्च को बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी से जुड़ा विवाद माफीनामे के बाद खत्म हो गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से देवनानी प्रकरण में माफी मांगी और सदन ने इस पर मोहर लगा दी। सदन में गतिरोध पर माफी, राजेंद्र राठौड़ ने जताया खेद। आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं हो इसको। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माफीनामे के साथ ही विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से निष्कासित करने का मामला खत्म हो गया। लेकिन ये माफी इतनी भी आसान नहीं थी। पहले सदन में हंगामे के बाद बीजेपी ऐसी घटना फिर से न होने का तो दावा कर रही थी, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं थी। राजेंद्र राठौड़ माफी के शब्द से बच रहे थे। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन चले हम चाहते हैं, और माननीय सदस्य ने जो बात कही और किसी प्रस्ताव के माध्यम से जब आप अनुमति देंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आसन का सम्मान दिखाने के साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष ने संकेतों में अध्यक्ष से सभी सदस्यों को एक नजर से देखने की नसीहत भी दी। ये नजरें इधर भी इनायत होनी चाहिए। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। हालांकि राठौड़ की एक न चली। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पहले उन्हें सदन की बारीक बातें समझाई। करना चाहूंगा, डोंट रेफरेंस ऑफ गवर्नर प्लीज। आप सीनियर लीडर हैं, गवर्नर जब हाउस में होता है तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। डोंट कोट इट, बिकॉज कल से मैं देख रहा हूँ गलत सूचना जनता के बीच में जा रही है। जब गवर्नर हाउस में आते हैं तो हाउस गवर्नर के पोजीशन में होता है। कोई भी व्यवहार क्या करता है इस बिटवीन गवर्नर एंड इंडिविजुअल मेंबर। विपक्ष आगे ऐसी घटना न होने की रट लगा रहा था, लेकिन अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि 1 मार्च की घटना के लिए माफी मांगनी होगी। टू द पॉइंट, डू यू वांट टू रिग्रेट इट और डोंट वांट टू रिग्रेट इट? दैट सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सीपी जोशी की निष्पक्षता तो जग जाहिर है, लेकिन उनकी सख्ती भी कोई कम नहीं होती। और अध्यक्ष के सख्त रुख के बाद उपनेता प्रतिपक्ष ने सीधे शब्दों में आसन से 1 मार्च की घटना के लिए माफी मांगी। आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं हो इसको। आपको बता दें कि 1 मार्च को शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के स्थगन प्रस्ताव नहीं लगने के मामले में देवनानी और अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला आगे बढ़ गया और अध्यक्ष के आदेश पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने वासुदेव देवनानी को 1 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किए जाने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव पारित हुआ था।
लेकिन माफी के साथ ही मामला खत्म हो गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देवनानी के मुद्दे पर सदन में गतिरोध खत्म होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से सार्थक पहल की गई। साथ ही उन्होंने बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी की खबरों से इनकार किया। नड्डा जी के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ये कहा पूनिया ने। दोनों ही तरफ, स्पीकर महोदय की तरफ से भी और प्रतिपक्ष की तरफ से भी सार्थक बातचीत हुई और ये गतिरोध खत्म हुआ और सदन की जो नियमित कार्यवाही है वो शुरू हुई और बजट पर चर्चा हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश को ये उम्मीद प्रतिपक्ष से भी है और सत्ता पक्ष से भी है कि यहाँ पर इस चर्चा से कोई मंथन हो, सार्थक बात निकले, ताकि जनहित के मुद्दों का समाधान हो चुके। उनके यहाँ झगड़ा ज्यादा है, विग्रह है, और इसलिए वो भले ही बयानों से करें, हमें बराबर करने की कोशिश करें, लेकिन पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। जो भी चर्चाएं चल रही हैं या तो मीडिया में या सोशल मीडिया में प्रायोजित तरीके से चल रही हैं, और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक देश में मलाई खाई है, तो उनको तकलीफ ये होती है कि उनके झगड़े हैं, पड़ोसी के झगड़ा क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छे सार्थक तरीके से उनका दौरा रहा, कार्यकर्ताओं को उनका अच्छा संबोधन सुनने को मिला, और जयपुर की सड़कों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से गर्मजोशी स्वागत हुआ वो जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश ने देखा है। कार्यकर्ताओं को एक विशेष नई ऊर्जा इसमें मिली है।